बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशी खिदमत है एक सनसनीखेज और डरावनी कहानी, खूनी चुड़ैल। यार, मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता। ये जिन, चुड़ैल, भूत वगैरह ये सब फिल्मों ड्रामों तक ठीक लगता है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, सब बकवास है। अदन जो भूत प्रेत के किस्से सुन सुनकर नाक तक आजिज आ चुका था, चिढ़कर बोला, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। और तुम्हें पता है, जिन्नों और शैतान के वजूद से इनकार करना इस्लाम और ईमान के मुनाफी है। क्योंकि बाज लोग ये अकीदा रखते हैं कि जिन्नात कुछ नहीं बल्कि इंसानी जहन का गुमान है, और कहते हैं कि जिन्नात का कोई खारजी वजूद नहीं। इस तरह की तमाम बातें अल्लाह की कलाम यानी अल्लाह पाक के अकायद के बरक्स हैं। ये सब कुफर की बातें हैं। जिन्नात का होना कुरान पाक से साबित है। इज्जत, जो कि बहुत ही डरपोक किस्म की लड़की थी, अदन के इनकार करने पर उसे पूरा लेक्चर दे डाला था। फैसल ने उसे घूर कर देखा। तुम तो चुप करके ही रहो, अभी मैं कहूँ ना इज्जत, देखो तुम्हारे पीछे कौन बैठा है। चीखें मारती हुई भागोगी, ये लेक्चर वेक्चर सब भूल जाएगा। जी नहीं, मैं इतना नहीं डरती जितना तुम मुझे समझ रहे हो, वो पेप्सी का घूंट लेते हुए बोली। मानती तो हो ना कि डरपोक हो, वो उसे दोबारा छेड़ते हुए बोला। जी नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ। वो कमर पर हाथ रखकर बाकायदा लड़ने के लिए तैयार हो गई। अच्छा यार, अब लड़ने मरने मत बैठ जाना। तुझे पता है अदन, ये अपनी यूनिवर्सिटी के पीछे जो बाग है ना, वहाँ एंड में जो कमरा बना है, कहते हैं वहाँ कोई भी नहीं जाता। जो भी जाता है दोबारा वापस नहीं आता। सुना है उस कमरे में पहले कोई माली बाबा रहता था, वो बाग की देखभाल करता था, मगर उसके बाद एक दिन उस कमरे में मुर्दा पाया गया। उसके बाद वहाँ अब कोई नहीं जाता। इबाद, जो कितनी देर से सुन रहा था, अचानक बोला और अदन का कहकहा बेसाख्ता था। ये बकवास तुझे किसने सुनाई? वो इबाद का मजाक बनाते हुए बोला। यार, कल जवाद लोगों से सुना था, मैंने भी शायद वो सच कह रहे हैं। फैसल ने इबाद की साइड ली। अच्छा, ऐसी बात है तो हम सब आज रात उस रूम में ठहरेंगे। अदन तेजी से बोला। तू पागल हो गया है क्या? इबाद बोला। इसमें पागलपन वाली क्या बात है? नहीं, हम में से कोई नहीं जाएगा। तुझे जाना है तो अकेला जा, इबाद गुस्से से बोला। ओके, मैं अकेला चला जाऊंगा, वो बोला। नहीं अदन, तुम बिल्कुल नहीं जाओगे। सदा की नरम दिल निशात जल्दी से बोली। जाना तो पड़ेगा यार, ताकि तुम लोगों को यकीन आए कि ये भूत वूत सब बकवास है। वो कुछ सोचकर मुस्कुराया। ये तू अच्छा नहीं कर रहा अदन, पछताएगा, देख लेना। फैसल जज्बाती हुए बोला। ओ यार, कुछ नहीं होता, टेंशन मत ले। तू बस रात तुम लोग मुझे छोड़कर जाना और सुबह 10 बजे तुम लोग आकर देख लेना। मैं कल तुम लोगों को साबित करके दिखाऊंगा कि ये भूत वगैरह सब फराड होता है, वो उन्हें दिलासा देते हुए बोला। सबने उसे समझाया मगर वो न माना और आखिर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। और रात ठीक 8 बजे वो लोग उसे बाग वाले उस रूम में छोड़ आए। ये अलग बात, वो सब दोस्त पूरी रात उसके रूम के बाहर डेरा डालकर बैठ गए थे कि इनके दोस्त को किसी भी वक्त उनकी जरूरत पड़ सकती है। सारी रात वो लोग सर्दी में ठठराते रहे थे, मगर अपने दोस्त को अकेला छोड़ना गवारा न किया। इज्जत और निशा को टेंशन हो रही थी कि अंदर इतनी खामोशी क्यों है, अदन को कुछ हुआ तो नहीं। सबका सब्र यहीं तक था। फजर की अजान होते ही वो सब कमरे की तरफ लिपके। हालांकि अदन ने 10 बजे आने को कहा था। कमरे में दाखिल होते ही सबकी नजरें कोने में पड़ी चेयर तक गई, जिस पर कोई बैठा हुआ था जो मुसलसल हिल रहा था। अदन, इबाद के मुंह से बेसाख्ता निकला। तो ठीक है यार, ये फैसल था। मुसलसल हिरती कुर्सी रुकी और घूमी। चेयर पर अदन बैठा था, मगर आंखें बंद थी। अदन, थैंक गॉड तू ठीक है, डरा दिया था तूने हम सबको। वो सब शुक्र का कलमा पढ़ते आगे बढ़े थे। तभी चेयर पर बैठी अदन की आंखें खुली, बढ़ते कदम साकित हुए थे। लड़कियां चीखती हुई लड़कियों के पीछे जा छुपी थी और वो दोनों फटी आंखों से अदन को तक रहे थे। आगे तुम लोग, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था।
फुल सफेद आंखें और गहरे स्याह हल्के, पेशानी से निकलती पतली सी खून की हल्की सी धार, वो अदन ही था। मगर आवाज उसकी न थी। भारी मगर कपकपाती हुई आवाज में वो उन चारों को देखकर मुस्कुराया और लड़खड़ाता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगा। को कौन हो तुम? अदन कहाँ है? हमारा दोस्त कहाँ है? फैसल ने डरते डरते कहा। उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर लड़कियों की चीखें मजीद बुलंद हो गई। फैसल की बात पर वो जोर जोर से कहे लगाने लगा। अदन के पास जाना है तुझे? आओ मैं तेरे दोस्त से मिलवाऊं, आओ आओ। वो खामता कामता हुआ फैसल के करीब जाने लगा। नहीं फैसल, इसने अदन को मार डाला है, तुम्हें भी मार डालेगा। चलो हम यहाँ से चलते हैं। फैसल प्लीज चलो। इज्जत बेतहाशा रोते हुए फैसल को बाहर की तरफ घसीटते हुए कहने लगी। इससे पहले वो सब भागते हुए अदन का छत फाड़ कहा उन सबको रुकने पर मजबूर कर दिया। वो सब हैरान से अदन को तक रहे थे, जो हंसने के बाद अब झुककर आंखों से लेंस निकाल रहा था। फिर माथे पर लगे कलर को जेब से रुमाल निकालकर साफ करने के साथ साथ उनका रिकॉर्ड लगा रहा था, जो पसीने से शराबूर दिल ही दिल में उसकी एक्टिंग को दाद दे रहे थे। वो सब इबाद की फ्लैट पर जमा थे, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए। वो सुबह से बेहाल हो रहे थे। हंस हंस कर पेट में दर्द होने लगा था। मैंने तुम लोगों को कहा था ना, ये भूत वगैरह कुछ नहीं होता। अदन कारपेट पर ढेर उनसे कह रहा था। पास ही फैसल और इबाद लेटे थे। निशा और इज्जत सोफे पर बैठी हुई थी। तुम मानो या ना मानो, भूत तो होते हैं, मगर ये बाग वाले कमरे वाली लगता है कैसी ने हवा छोड़ी थी। फैसल बोला था। यार तुम लोग मान क्यों नहीं लेते? ऐसा कुछ भी नहीं, अदन चिढ़कर बोला। अब ऐसे तो ना कहो अदन। हमारे गांव में एक पहाड़ी है, वहां मशहूर है कि जुमेरात वाले दिन वहां एक जोड़ा आकर मिलता है, लड़का और लड़की। असर के बाद और कोई भी बंदा उन दोनों को देख ले तो वो जोड़ा उसे मार डालता है। इसलिए हमारे गांव में लोग असर के बाद उस पहाड़ी की तरफ नहीं जाते। निशा चिप्स खाते खाते हुए बोली। तीनों लड़के होंकू की तरह उसे तकने लगे। सबसे पहले अदन को होश आया था। ये फूट किस सन की है जनाब? वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। फूट नहीं, हकीकत है। मैं वहां रही हूँ, मुझे पता है, वो गुस्से से बोली। फिर वो भूत नहीं होंगे, कोई इंसान ही है जो वहां छिप छिप कर मिलते हैं और अफवाह फैला रखी हो ताकि कोई उस जगह ना आए और वो भी दोनों आराम और सुकून से मुलाकात करते रहें। इबाद टांगे फैलाते हुए बोला था। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। ये फैसल था। हो सकता निशा सच कहती हो, इज्जत बोली थी। चलो फिर डन करो, छुट्टियां हो रही हैं और ये छुट्टियां हम निशा के गांव गुजारने वाले हैं और इन दोनों जो वहां मिलते हैं उनका भांडा पूरे गांव के सामने फोड़ना है। अदन फिर जोश में आया था। हाँ यार, मजा भी आएगा। फैसल और इबाद भी रजामंद थे। मैं और इज्जत नहीं जा रही, समझे तुम लोग? निशा गराई। क्यों? तुम जानती हो हम कहीं भी जाए सब साथ में जाते हैं। तुम दोनों नहीं जाओगे तो हम उठाकर ले जाएंगे। फैसल ने आंखें दिखाई। तुम लोग रिस्क ले रहे हो यार। निशा बेबस हुई। तुम लोग नहीं, हम सब रिस्क ले रहे हैं और हम में तुम भी शामिल हो। इबाद बोला तो वो मुंह बनाकर रह गई। वो सब अच्छे खासे अमीर फैमिली से ताल्लुक रखते थे। मिडिल से सब साथ साथ थे। सब निशा थी जिसने उन्हें मैट्रिक से ज्वाइन किया था। वो गांव की रिहायशी थी। गांव में स्कूल मैट्रिक तक था, इसलिए उसके वालिदैन सिर्फ निशा की आला तालीम के लिए गांव से छोड़कर शहर आ बसे थे। इबाद निशा का दूर पार का कजन था। दोस्ती के साथ साथ बात पसंदीदगी की हद तक चली गई थी। दोनों के वालिदैन ने उन्हें निकाह जैसे पकीजा बंधन में बांध दिया था। फैसल इज्जत में इंटरेस्टेड था और इज्जत अदन पर मर्जी थी, और अदन किस में इंटरेस्ट लेता था ये कोई नहीं जानता था। फैसल और इबाद के बहुत बार खरीदने पर उसने टाल दिया और हमेशा कहता कि मैं जिस लड़की से मोहब्बत करूंगा वो तुमसे अलग लड़की होगी, और इस बात से सबसे ज्यादा इज्जत मायूस हुई थी। 2-4 दिन रोने धोने के बाद उसके फैसल की मोहब्बत के आगे सर झुकाया। दोनों की बाकायदा तौर पर मंगनी हो चुकी थी। जब से उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी तब से आसपास से बहुत सी उड़ती पड़ती खबरें मिल रही थी कि ये यूनिवर्सिटी आसेबजदा है। पहले तो वो ये बात हंसी में उड़ा देते, मगर अब कुछ कुछ डर उनके दिल में भी बैठ गया था। मगर अदन ने वो डर भी उनके दिल से निकाल बाहर किया और मसला अब निशा के गांव का आ गया था। सब दोस्तों ने प्लान किया कि मंगल को वो लोग निकलेंगे और बुध को वो जगह देखने जाएंगे और जुमेरात को अपना मिशन स्टार्ट करेंगे। मंगल को 10 बजे नाश्ते के बाद निकले थे। 8 घंटे का सफर था। खाते पीते हंसी मजाक करते वो वक्त कब गुजरा पता भी न चला। शाम 7 बजे वो थके हारे पहुंचे। निशा के पुराने वाले घर ठहरे, जिसको जगह जहां मिली वहां देर हो गया। अगले दिन सब तैयार होकर उस पहाड़ी पर पहुंचे। वो जगह घर से 3-4 घंटे की मुसाफिर पर थी।
आगे पीछे घूम फिर कर कुछ प्लान वगैरह किया और फिर घर वापस आ गए। जुमेरात वाले दिन सब जोहर की नमाज के बाद घर से रवाना हुए। असर से हाफ घंटा पहले वो वहां पहुंचे और उस जगह का मुआयना करने लगे और फिर वो सब एक पत्थर के पीछे जाकर छुपकर बैठ गए। असर की अजानें शुरू हो गई। अब उन्हें उस जोड़े का इंतजार था जिसने सबको डरा रखा था। वो सब एक्साइटेड थे। हाफ घंटा गुजरा, हाफ भी गुजर गया। वो लोग बैठ कर थक चुके थे। जब 1.5 घंटा गुजरा तो फैसल बोल उठा, यार मुझे लगता है वो लोग नहीं आने वाले, मगरिब यही हो जाएगी। हाँ यार, मुझे भी लगता है हमें अब वापस चलना चाहिए। इज्जत ने फैसल की साइड ली। क्यों ना 10-15 मिनट और वेट कर लें, इबाद बोला। नहीं यार, हमें चलना चाहिए, मुझे तो अभी से डर लगने लगा है। वैसे भी गांव में अंधेरा जल्दी फैल जाता है। निशा को काफी खौफ ने अपनी लपेट में ले लिया था। 3 कड़ियल नौजवानों के होते हुए भी तुम्हें डरने की क्या जरूरत, हम हैं ना। इबाद उसका हाथ अपने हाथों में लेकर दबाते हुए बोला। चुप यार, लगता है कोई आ रहा है, अदन उन्हें चुप करवाते हुए बोला और गले में लटकता हुआ कैमरा उतारकर हाथ में थाम लिया और उसे ऑन कर लिया। वीडियो रिकॉर्डर ऑन की। सामने से एक लड़की तेज तेज कदम उठाती हुई नजदीक आई, खौफ से आगे पीछे देखते हुए जैसे उसे डर हो कोई उसे देख न ले। जिस पत्थर के पीछे वो थे उससे थोड़ा फासला रखकर वो बैठ गई। तभी सामने वाली झाड़ी से एक खुशशक्ल नौजवान निकला। लड़की के चेहरे पर उसे देखकर रौनक आ गई। डर और खौफ कहीं दूर जा सोया। अरे ये तो सच में कोई लड़की लड़का है, कितने चीप हैं, छुप छुप कर मिलते हैं, लोगों को डरा रखा है। बदतमीजों ने ये इबाद था। अदन ने होंठों पे उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और सामने देखकर वीडियो बनाने लगा। वो लड़की अब तेजी से लड़के की तरफ बढ़ी थी। तुम आगे सावल, मैं तो डर गई थी कि शायद आज ना हो। कैसे ना आता जान, तुमसे वादा कर रखा है हर जुमेरात को हम यहाँ मिलेंगे। वो उसके चेहरे को थामते हुए कह रहा था, फिर उसे लेकर सामने पड़े एक पत्थर पर बैठ गया। काफी देर दोनों में खामोशी रही। फिर उस वीराने में उस लड़की की आवाज गूंजी। फिर तुमने क्या सोचा सावल, मैं आज भी बहुत मुश्किल से यहाँ आई हूँ। तुम्हें पता है ना, बाबा और भाइयों ने तुम्हारी वजह से मुझ पर आजकल कड़ी नजर रखी है। मैं क्या करूं जान, मैंने घर बात की है, वो नहीं मान रहे, तुम्हारे घर वाले भी राजी नहीं। हम एक काम करते हैं जान, हम इस गांव से भाग चलते हैं। वो लड़का बोला। नहीं सावल, तो मेरे बाप और भाइयों को नहीं जानते, वो हमें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, वो हमें मार डालेंगे सावल। वो लड़की लड़की के हाथ थामे रो रही थी। तभी निशा के पांव पर किसी जहरीले कीड़े ने काटा और उसकी चीख निकल गई। सब दोस्तों के साथ साथ वो जोड़ा भी उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। वो सब दोस्त उस जोड़े की नजर में आए थे। वो सब घबराए हुए थे, उठ खड़े हुए। इससे पहले कि अदन उस जोड़े के झूठ का बांडा फोड़ता, एक लम्हे के लिए सब साकित रह गए। वो लड़का सावल उन सबकी नजरों से गायब हो गया और वो खूबसूरत लड़की जो रोना भूलकर उन्हें सुख चेहरा लिए गुस्से से गूं रही थी, एकदम से उसके खूबसूरत चेहरे की जगह एक बदसूरत शक्ल ने ले ली। ओ गॉड, भागो गाइस, ये तो सच में भूत हैं। सबसे पहले फैसल को होश आया था। वो सब उल्टे पांव भागे थे। जब एक झाड़ी में इज्जत का दुपट्टा उलझा, फैसल वो चीखी थी। भागते हुए एक पल को सब थमे। गराती हुई गले से अजीब गरीब सी आवाजें निकालती हुई वो चुड़ैल पाँव घसीटती हुई इज्जत के करीब जा रही थी और चीखती चिल्लाती दुपट्टा छुड़वाती इज्जत मुसलसल फैसल को मदद के लिए बुला रही थी। अदन ने एक नजर फैसल को देखा जो मुसलसल खौफ से कांपता हुआ नवी में गर्दन हिलाता हुआ पीछे ही पीछे जा रहा था। अदन ने एक लम्हे को सोचा, दूसरे ही पल वो इज्जत की तरफ भागा था, मगर इससे पहले ही वो चुड़ैल उड़ती हुई आई और चीखती हुई इज्जत के गले को दोनों हाथों से जकड़ लिया था। वो तीनों चीहे थे। भागते अदन के पांव जैसे जमीन ने जकड़ लिए। दूसरे ही पल वो उन दोनों के करीब पहुंचा और पूरा जोर लगाकर दोनों हाथों से बदसूरत चुड़ैल को धक्का दिया। धक्के से कोई असर न हुआ, मगर अदन के हाथ लगाते ही उसे करंट लगा। कितने फुट दूर जाकर गिरी थी। अदन ने रोती हुई बिलखती हुई इज्जत को साथ लगाया और वो उसका सहारा पाते ही खौफ से उसके सीने जा लगी। झटका खाके चुड़ैल को अदन ने खड़ा होते देखा और इज्जत का हाथ थामकर वहां से भाग दिया। उसे देखते ही देखते सब दोस्त पीछे भागे। अंधेरा चारसू फैल चुका था और भाग भाग कर उन्हें कोई ठिकाना मिलके नहीं दे रहा था। तुम लोग आज इस लड़के की वजह से बच गए, मगर अब तुम पांचों को मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकेगा। मैं तुम सबको मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। अंधेरे में डरावनी आवाज गूंजी थी और वो सब जो एक पल को सांस लेने को थमे थे डर गए। अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर आबादी नजर आई, वहीं जाकर दोबारा सांस लिया। तभी फिजा में अजान की आवाज गूंजी। सबकी नजरें बेसाख्ता अजान की जानिब उठी थी। कदम खुद ब खुद मस्जिद की जानिब उठ गए। वो 5-6 मस्जिद के ठंडे ठार फर्श पर चौकड़ी मारकर बैठे।
घर जाने का उस वक्त वो पांचू सोच भी नहीं सकते थे। तुम लोगों को अंदर बाबा साईं बुला रहे हैं। वो पांचू गुमसुम से मस्जिद के ठंडे ठार फर्श पर बैठे अपनी अपनी सोचों में गुम थे। जब एक मुलाजिम नमा आदमी उनके पास आकर बोला तो सब चौंक कर उसे देखने लगे। कौन बाबा साईं? निशा परेशानी से बोली, हमारे मस्जिद के मौज़िन हैं जनाब। मुलाजिम सर झुकाकर बोला, आप सबको याद फरमाया है उन्होंने। वो कहकर वापस कमरे में चला गया। वो सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे। चलो चलते हैं या शायद ये हस्ती हमारी कुछ मदद ही करे। इबाद कपड़े झाड़ते हुए उठा और कहा। बाकी सब भी इसकी तायद में सर खुलाते हुए अंदर की तरफ बढ़ गए। पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुए तो सामने ही चटाई पर कोई बुजुर्ग नमाज पढ़ने में मशगूल थे। वो पांचू चुप करके एक साइड पर बैठ गए। बाबा से नमाज पढ़कर फारिग हुए तो बेहद खामोशी से उन्हें तकने लगे। तुम लोग जानते हो तुम लोगों ने कितना बड़ा खतरा मोल लिया है। वो काफी देर उन्हें घूरने के बाद बोले तो वो सब हैरत से उनका मुंह देखने लगे कि ये सब उन्हें कैसे पता चला। तुम सबकी जाने खतरे में हैं। तुम लोगों को मशवरा किसने दिया था ऐसी मखलूकात से पंगा लेने को? वो सख्त गुस्से में थे। प्लीज बाबा साईं हमें बचाएं, आइंदा ऐसा कुछ ना होगा, हम वादा करते हैं। प्लीज हमारी मदद करें। निशा और इज्जत बाकायदा रोने लगी थी, जबकि वो तीनों शर्मिंदगी से सर झुकाकर रह गए। बाबा साईं लड़की को रोते हुए देखकर खामोश हुए। कितनी देर वो सर झुकाए हुए बैठे रहे। फिर अदन को देखकर इशारे से पास बुलाया और वो घबरा सा उठा और उनके करीब नीचे जा बैठा। तुम जानते हो आज तुम इस तावीज की वजह से बच गए, वरना तुम्हें आज उस चुड़ैल से कोई नहीं बचा सकता था। वो अदन से गोया हुए। किस तवीज की वजह से? वो हैरान होकर पूछने लगा। फिर उसे अपने बाजू पे बंधे उस तवीज का ख्याल आया जो बचपन में दादी माँ ने उसे बांधा था। तब वो बहुत बीमार था। दादी माँ ने न जाने कहां से वो तावीज लाके इसे बांधा था और आज इस तावीज ने इसकी जान बचाई थी। अब क्या होगा बाबा साईं कि हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएं? वो परेशान हुआ था। नहीं, वो डायन अब तुम लोगों पर नजर रखे हुए है। वो तुम लोगों को गांव से निकलने ना देगी। अगर चले भी गए तो फिर भी वो तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली। जो भी उन्हें देख लेता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। ऐसा क्यों करती है वो? है वो कौन? निशा बोली। बेटा पहले वो हम लोगों की तरह ही इंसान थी। इसी गांव की रिहायशी थी। हिंदू खानदान से ताल्लुक रखती थी। मुसलमान लड़के से मोहब्बत हो गई थी। हर जुमेरात को वो दोनों इसी पहाड़ी पर मिलते। एक दिन लड़की के भाइयों ने इसे देखा। लड़की को बहुत मारा और लड़के को वार्न किया, मगर वो दोनों बाज ना आए। भाइयों ने लड़की को एक कमरे में कैद किया। एक रात वो वहां से आजाद हुई और लड़की के पास चली गई। दोनों ने गांव से भागने का प्लान बनाया। इधर उसके भाइयों को पता चला। उन्होंने दोनों को जा लिया। लड़की को तो उसी जगह गोलियां मारकर पहाड़ी से नीचे गिरा दिया और लड़की को लेकर जाने लगे तो लड़की ने पहाड़ से कूदकर अपनी जान ले ली। मरते वक्त उस लड़की ने आत्मा तय कर ली कि किसी भी प्यार करने वाले जोड़े का मिलन ना होने देगी। मरने के बाद उस चुड़ैल ने पहले अपने भाइयों को मारा, फिर बाप और बाकी खानदान को खत्म कर डाला। दोनों की रूहें अभी तक बेचैन हैं। हर जुमेरात को इसी पहाड़ी पर मिलती हैं और जो उन्हें देख लेता है वो उन्हें अपना दुश्मन समझ लेती हैं और मार डालती हैं। बाबा साहिब बताकर खामोश हो गए। इन दोनों रूहों को कैसे शांति मिलेगी? बाबा जी, इबाद बोला। बेटा इसका एक ही हल है। जिस पहाड़ से कूदकर उस लड़की ने जान दी थी उसकी दूसरी तरफ इन दोनों की लाशें पड़ी हैं। अगर कोई ढूंढकर उन्हें जला डाले तो इन लोगों को शांति मिल जाएगी। ठीक है, हम सुबह होते ही उन लाशों को ढूंढकर जला देंगे। फैसल जोश से बोला। ये इतना आसान काम नहीं है बेटा। इस मस्जिद से बाहर निकलते ही वो तुम सबको मार डालेगी, बाबा साहिब बोले। तो वो सब परेशान हो गए। बाबा जी ने अपने मुलाजिम को आवाज दी और वो बाबा जी का संदूक लेकर आया। बाबा जी ने उसे खोलकर उसके अंदर से कुछ निकाला और उन्हें देने लगे। ये तुम सब अपने अपने गले में डाल लो, चाहे जो मर्जी हो जाए। तुम इस तावीज को अपने गले से बिल्कुल भी नहीं उतारोगे। जब तक पहने रखोगे उस चुड़ैल से बचे रहोगे। जिस दिन उतारा उस दिन मारे जाओगे, बाबा साहिब ने कहा और वो सब चुपचाप तावीज लेकर पहनने लगे। तुम सब में से कोई एक है जिसके हाथों इन शैतानों की मौत लिखी है। बुध वाले दिन तुम लोग मुझसे आकर मिलोगे। मैं तुम्हें इन लाशों का ठिकाना बताऊंगा और जुमेरात को तुम लोग उनका खात्मा करने जाओगे। बाबा जी ने उन्हें समझाया तो वो अस्बात में सर हिलाने लगे। अब तुम लोग सो जाओ, सुबह अपने घर चले जाना और याद रखना इस गांव से बाहर निकलने की गलती बिल्कुल मत करना। बाबा जी बोले तो वो चुपचाप वहां से उठ गए। अगले दिन वो सब अपने घर चले गए। ये इससे अगले दिन की बात है जब सुबह वो जॉगिंग के लिए तैयार हुए। अदन को जगा जगा कर वो टच से मस्त ना हुआ। वो सब उसे सोता हुआ छोड़कर चले गए। ये 3 घंटे की बात है।
8 बज रहे थे जब घर का दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाया जाने लगा। बामुश्किल अदन ने आंखें खोलकर आगे पीछे देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया और उसे याद आया सब जॉगिंग करने के लिए गए हैं। आंखें मलते हुए वो उठ बैठा। जमाई लेने के लिए मुंह खोला ही था, जब दरवाजा फिर बजा वो झिझलाता हुआ उठा। दरवाजा खोला तो सामने बाबा साईं खड़े थे। वो पहले थोड़ा परेशान हुआ, हैरान भी हुआ। वो जानता था कि बाबा साईं कभी भी अपने हुजरे से नहीं निकले थे और फिर उसके घर कैसे आ गए। अरे बाबा जी, कोई काम था तो मुझे बुलवा लिया होता, खुद क्यों आए आप? वो खुश दिली से बोला। बस बेटा, काम मुझे था तुमसे, फिर मुझे ही आना पड़ा। वो मुस्कुराए। आए बाबा जी, अंदर आए ना, वो कहते हुए रास्ते से हटा और बाबा साईं अंदर चले गए। अदन ने आगे बढ़कर उन्हें कुर्सी पेश की तो बाबा साहिब उस पर बैठ गए। बाबा जी, क्या लेंगे आप? वो आजी से बोला। शुक्रिया बेटा, बस मुझे तुमसे एक छोटा सा काम था। बाबा जी कहे ना, बल्कि आप हुक्म करें। बेटा जी, मैंने जो तुम्हें तावीज दिया था वो तुम अपने पास ही रखो, मगर जो तावीज तुमने बाजू पे बांध रखा है वो मुझे दे दो। दरअसल मेरे पास एक जरूरतमंद आया है, उसे देना है। वो बोले तो अदन ने अस्पात में सर खिलाया और बाजू से तावीज उतारकर बाबा के सामने टेबल पे रख दिया। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। बाबा जी मुस्कुराए और टेबल पर पड़े तावीज को देकर बोले। अदन भी झुककर बाबा जी के घुटने छूने लगा। थैंक यू बाबा जी, आपने मुझे इस काबिल समझा। वो बोलते हुए उठा और दूसरे ही लम्हे सन रह गया। बाबा की जगह अब उस चुड़ैल ने ले ली थी। अदन के देखने पर वो कहकहा लगाकर हंसे और अदन को उठाकर सामने दीवार पर दे मारा। एक पल तो अदन को लगा जैसे जिस्म की तमाम हड्डियां तरतराते हुए टूटी हों। वो उठने की कोशिश करने लगा जब डायन ने वहीं खड़े खड़े हाथ लंबा करके अदन को गर्दन से पकड़कर अपने सामने कर लिया। दोनों हाथों से गला दबाते हुए जोर जोर से कहकहा लगाने लगी। ठीक उसी वक्त हंसते मुस्कुराते हुए सब दोस्त वापिस आए थे, मगर आगे का मंजर देखकर दंग रह गए। फैसल के जहन में आइडिया आया। अपने गले से तावीज उतारकर सामने कहकहे लगाती हुई डायन की तरफ उछाला तो वो अदन को छोड़कर कई फुट दूर जा गिरी। अदन खांसता हुआ सीधा हुआ और सामने गिरा तावीज उठा लिया। मैं तुम सबको मार डालूंगी, तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। जब तुम सबको खत्म कर डालोगी तब मुझे सुकून आएगा। वो चुड़ैल कहते हुए उनकी नजरों के सामने से गायब हो गई। वो सब अदन के करीब चले गए। तू पागल तो नहीं हो गया अदन? तेरा बाबा जी वाला तावीज कहाँ था? इबाद गुस्से से बोला। वो तो रात सोते वक्त उतारा था, अभी सो रहा था। दरवाजा खटखटाने की आवाज पर उठा तो अदन अब खुद पर बीती कहानी सुना रहा था और वो सब सुनने के बाद सर पकड़कर बैठ गए। वो सब उस वक्त को पछता रहे थे जब उन्होंने यहाँ आने को सोचा था। ये उससे अगले दिन की बात है। रात 12 बजे जब सब सो रहे थे, फैसल, इबाद और अदन तीनों एक रूम में, जबकि इज्जत और निशा दूसरे रूम में थी। प्यास से इबाद की आंख खुली, आसपास देखा तो अदन और फैसल बेसुध पड़े थे। बगैर आवाज पैदा किए वो बिस्तर से उठा और किचन की तरफ चला आया। पानी पीकर वापस कमरे की तरफ बढ़ा, मगर सहन में सीढ़ियों में बैठी निशा को देखकर ठटक के रुक गया। निशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी इतनी रात गए? वो हैरान होकर उसके करीब चला आया और निशा से पूछा। निशा से देखकर घबरा सी गई। ए बात वो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ चली आई। निशा, पागल, नींद नहीं आ रही थी तो मुझे जगा लेती या इज्जत को साथ लेकर आती। वो बोला। दरअसल इबाद, तुम भी सो रहे थे इसलिए आज इज्जत भी जल्दी सो गई तो मैंने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। वो सर झुकाकर बोली। तो पागल, मुझे जगा लेती ना। रियली, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करता। वो मुस्कुरा दिया और टांगे फैलाकर उसके साथ वहीं बैठ गया। क्या हुआ, खामोश क्यों हो? कोई जवाब न पाकर वो दोबारा बोला। हम घर कब जाएंगे? बात वो से देखते हुए बोली। इंशाल्लाह जुमे को हम अपने अपने घरों में इस वक्त सो रहे होंगे। मुझे भी मम्मा बहुत याद आती है। तुम्हें पता है ना, इस दफा आते हुए मॉम ने कहा था हमारे वापस आते ही वो हमारी शादी की डेट फाइनल कर देंगे। रियली, आई एम सो हैप्पी। वो चहकर बोला तो निशा भी मुस्कुरा दी। चलो आप अंदर चलें, वो बोली और उठकर खड़ी हो गई। अंदर जाने को मुड़ी तभी बाद ने उसका हाथ पकड़ा। निशा, सुनो। तो वो शर्मा गई। कद्दू से पकड़कर जब चेहरा सामने किया तो दंग रह गया। वो निशा ना थी। निशा की शक्ल चुड़ैल ने ले ली थी जो गुस्से से इबाद को घूर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? सावल की जगह लेने की कोशिश की कमीने। वो इबाद का सर पकड़कर दीवार से मार रही थी। इबाद की चीखें पूरे घर में गूंज रही थी और हैरत अंगेज तौर पर घर में मौजूद उसके किसी भी दोस्त की कानों में उसकी आवाज ना पहुंची थी। और सुबह उसे रूम में न पाकर जब वो बाहर आए तो सहन में सामने वो ओदे मुंह पड़ा हुआ था। सीधा करने पर चेहरे पर जगह जगह गड़े और आंखें और दिल अपनी जगह से गायब थे।
2 दिन से निशा किसी से भी संभल नहीं पा रही थी। संभल तो वो तीनों भी नहीं रहे थे। इतना बड़ा हादसा कभी सोचा भी ना था। हंसता बसता इबाद एक दिन जो छोड़ जाएगा। घर वालों को भी वो नहीं बता सके कि अगर बता देते तो वो सब यहीं चले आते और उन सब की जान भी खतरे में पड़ जाती। इसलिए बाबा जी के मशवरे पर नमाज जनाजा पढ़कर उसे दफना दिया गया। अब निशा की एक ही रट थी, कहीं से भी मुझे इबाद लाकर दो। और आज तो हद ही कर दी कि अभी घर जाना है, इसी वक्त जाना है। दुखी तो वो सभी थे, मगर बाबा जी ने मना कर रखा था तो क्या करते। अदन से जब निशा की हालत देखी ना गई तो सब छोड़ छाड़ कर वो भी जाने को उठ खड़ा हुआ। पीछे डरे सहमे फैसल और इज्जत भी सामान लिए चले आए। सामान जीप में रखा और सफर स्टार्ट हुआ। जब वो गांव से निकले तो दिन के 3:30 बजे थे और अब जब वो गांव क्रॉस करने वाले थे तो 5 बजने वाले थे। जैसे ही गांव की हदूद से बाहर कदम रखा, अचानक से मगरिब की तरफ से हवा चली, जिसने आहिस्ता आहिस्ता खौफनाक आंधी की शक्ल इख्तियार कर ली थी। अपनी अपनी सीटों को मजबूती से थाम लो, कोई भी नीचे ना उतरेगा। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए अदन ने चिल्लाकर कहा। सिर्फ 10 सेकंड का तूफान था और मिनटों में थम भी गया। थैंक गॉड हम बच गए। लगता है ये भी उस चुड़ैल का वाल था, फैसल बोला, मगर अगले पर इज्जत जी ही थी। ओ गॉड, निशा निशा कहाँ गई? वो दोनों भी मुड़कर पीछे देखने लगे। अभी तो यही थी, मेरे साथ ही, कहाँ गई? इज्जत रो पड़ी। वो दोनों जीप से निकल आए। आगे पीछे देखा, हर जगह देखा, मगर निशा को मिलना था, ना मिली। आवाजें दे देकर गले बैठ गए, मगर निशा कहीं होती तो मिलती। मगरब से इशा हो गई मगर निशा ना मिली। थक हार कर वो लोग एक छोटे से गार में बैठे। ये निशा की आवाज है ना? तुम लोगों ने सुना? उन्हें बैठे हुए अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी जब इज्जत बोली तो वो दोनों चौंक कर उसे तकने लगे। हमें तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी, फैसल बोला। मैंने सुना फैसल, वो मुझे आवाजें दे रही है। मेरा नाम लिया उसने। शायद वो रोते हुए मुझे पुकार रही है। इज्जत बैठो, इसे देख रही है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इज्जत, हमने कुछ नहीं सुना, चुप करके बैठी रहो, आगे ही बहुत परेशानियां हैं, अदन गरा के बोला और इज्जत का हाथ पकड़कर नीचे बैठा लिया। मेरा यकीन करो अदन, मुझे अभी भी उसकी आवाज सुनाई दे रही है। वो रो रही है, वो मुझे बुला रही है। वो सिसक उठी। अदन होंठ बेचकर उसे तकने लगा। ऐसा कुछ भी नहीं है इज्जत, तुम्हें वहम हुआ है। अदन प्लीज, मेरी एक बार मुझे बाहर जाने दो। मेरा यकीन करो, वो मुझे बुला रही है। मेरा वहम नहीं, ये मेरा यकीन है, प्लीज। वो फूट कर रो पड़ी। ओके ठीक है, चलो। अदन उसका हाथ थाम कर उठ खड़ा हुआ। अदन, ये क्या कर रहा है तू? यार, फैसल उसे रोकते हुए बोला। एक दफा देख लेते हैं, क्या हर्ज है? वो बोला। ये पागल हो गई है और तू इसकी बातों में आ रहा है। खुद भी मरेगी और हमें भी मरवाएगी, वो गुस्से से बोला। तू यहीं बैठ यार फैसल, हम बस थोड़ा सा ही आगे जाएंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे। अदन उसे तसल्ली देते हुए बढ़ा। हाँ, मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दो, मैं भी साथ ही चलूंगा, वो बोला तो वो तीनों बाहर निकल आए। अदन ने अपने मोबाइल से टॉर्च रोशन की और आगे पीछे मारने लगा। अब कुछ सुनाई दे रहा है? थोड़ी देर के बाद वो इज्जत से बोला तो वो सर नफी में हिलाने लगी। तो चलो वापस चले, वो उसे कहते हुए वापस मुड़कर गार की तरफ चलने लगे। मुझे अकेले छोड़कर जा रहे हो? वो भी गार के करीब ही पहुंचे थे जब सामने वाली झाड़ी से निशा निकलकर जोर से बोली। वो तीनों घबराकर पीछे मुड़कर तकने लगे, मगर अगले ही लम्हे वो अपने मुंह से निकलने वाली चीख को रोक न सके। निशा, ये तुम हो? क्या हुआ है तुम्हें? कहाँ चले गई थी तुम? इज्जत इसे देखते ही सिसकते हुए बोली और तेजी से निशा की तरफ बढ़ी, मगर करीब खड़े अदर ने उसे बाजू से दबोच लिया। ये निशा नहीं है इज्जत, वो उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला। क्या हो इज्जत, रुक क्यों गई? आओ ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सहारा दो प्लीज। फैसल, अदन, मेरी मदद करो, मुझसे चला नहीं जा रहा। वो लड़खड़ाकर थोड़ा आगे आई। पेशानी और होंठों के नीचे से निकलता हुआ खून, एक बाजू आधा कट कर नीचे लुढ़कता हुआ, वो निशा ही थी। इज्जत ने तड़प कर आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर अदन मजबूती से उसे थामे हुए था। हम कैसे यकीन करें कि तुम निशा हो? वो बोला। वॉट? अदन, में निशा हूँ, आई स्वेयर, मेरा यकीन करो, मैं तकलीफ में हूँ। कैसे दोस्त हो तुम? वो रोते हुए बोली। अदन, क्या पता ये वाकई निशा हो, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। खौफ से कांपता हुआ फैसल बोला। अगर ये निशा है तो फिर सबूत दे, यकीनन ये वही कमीनी चुड़ैल होगी, मुझे यकीन है हमें धोखा दे रही होगी। वो बोला। हाँ, मैं निशा नहीं, मगर याद रखना अब तेरी बारी है। तेरे दोस्त तो मेरे धोखे में आए और अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब पहले तुझे खत्म करूंगी, समझा? इस गांव से अब निकल करके दिखा। तू सामने खड़ी रोती हुई निशा की जगह अब इस बदसूरत चुड़ैल ने ले ली।
जो अब अदन को घूर कर देख रही थी। अगले ही पल वो वहां से गायब हो चुकी थी और वो सब अपने दुखभरी कैफियत में खड़े ये सोच रहे थे कि पहले इबाद और अब निशा भी इस दुनिया में नहीं रही। और अगले ही दिन गांव वालों को झाड़ियों से एक लड़की की लाश मिली और वो सब दोस्त ये देखकर दंग रह गए कि वो निशा थी। उसका हाल भी इबाद जैसा था, फर्क सिर्फ इतना था कि निशा का एक बाजू साथ नहीं था। अगले दिन वो सुबह होते ही बाबा साईं के पास चले आए। बाबा जी ने उन तीनों की ठीक ठाक लाश ले डाली। क्या जरूरत थी गांव से बाहर जाने की, और जब मैंने मना किया था तावीज गले से उतारना ही नहीं तो फिर तुम लोगों ने क्यों उतारा? 2 दोस्त तो तुम लोग गंवा चुके हो, बाकी जो 3 बच्चे हो ना वो भी जल्द ही खत्म हो जाएंगे। बाबा जी वाकई गुस्से में थे। सॉरी बाबा जी, मगर रात को सोते वक्त उतारते थे। तावीज कभी भी ये आदत नहीं थी, इसलिए हमने उतारा। फैसल बोला। तो बेटा जी आदत नहीं तो अब भी क्यों पहन रखा है, अब भी उतार दो ना। बाबा जी मजीद जलाल में आए। अदन ने उसे चुप रहने का इशारा किया और बाबा जी से बोला, बाबा जी कुछ बताएं, अब हमें क्या करना चाहिए? आज बुध है, कल जुमेरात का दिन है। कल तुम लोग सुबह सवेरे निकल जाना इस पहाड़ी की तरफ। वहाँ ढेर सारे गार ही गार है, तो लोगों को हर गार को चेक करना होगा। उन सब गारों में से एक गार ऐसा है जिसमें इस जोड़े की लाशें पड़ी होंगी। तुम लोगों को किसी भी तरह आग जलाकर इन लाशों को आग में डालना होगा। लाशें आग पकड़ते हैं, वो जोड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मगर एक बात याद रखना, तुम लोग ये सारा काम इतना आसान नहीं। ये सब करते हुए वो चुड़ैल तुम लोगों की राह में रुकावट जरूर पैदा करेगी, मगर तुम लोग डरना बिल्कुल भी नहीं। जो डर गया वो मर गया, ये बात अपने पल्लू से बांध लेना। बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा तो वो सर हिलाने लगे। अगली सुबह वो लोग 10 बजे ही वहां से निकल आए। जीप में 1 गैलन केरोसिन रखा। तीनों ने अपने पास अलग अलग माचिस भी अलग से रखी। बकुल बाबा जी के उस चुड़ैल ने रास्ते में बहुत सी रुकावटें भी डाल दी थी। ठीक ठाक चलती गाड़ी कभी रुक जाती। चलाने पर ऐसे महसूस होता जैसे बहुत ज्यादा वजन डाल दिया गया हो। कभी टायर पंक्चर हो जाता। वो ठीक करते तो आगे जाकर गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता। मगर वो लोग हारे नहीं थे। 12:30 बजे वो सब उस पहाड़ी पर पहुंचे। गार की तलाश जारी कर दी। बहुत से गारों की तलाशी लेने के बाद वो एक तंग से गार में अभी दाखिल ही हुए थे जब किसी ने पीछे से गार का दहाना बड़े से पत्थर से ढककर बंद कर दिया। वो तीनों घबराकर पलटे। पूरा गार अंधेरे में डूब गया। इज्जत, फैसल अपने हाथ धो, अदन बोला और मोबाइल की टार्च ऑन कर ली। गार में हल्की सी रोशनी हुई। वो तीनों मजबूती से एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते गए, मगर वहां कुछ भी ना था। सारा गार मकड़ी के जालों से अटका पड़ा था। अब क्या करें? बाबा जी ने कहा था असर की अजानों से पहले पहले इन लाशों को ढूंढना होगा। इज्जत बोली। हाँ, मगर हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? फैसल बोला। चलो मिलकर पत्थर को सरकाते हैं, शायद कुछ वसीला बन ही जाए। इज्जत तुम टॉर्च पकड़ कर रखो। अदन पहले फैसल से बोला, फिर मुड़कर इज्जत को मोबाइल फोन थमाया। दोनों मिलकर जोर लगाने लगे। 1.5 घंटा वो दोनों मुसलसल जोर आजमाई करते रहे। पत्थर अपनी जगह से थोड़ा सा सिरका। वो थक हार कर बैठ गए। अब क्या होगा? इज्जत परेशान हुए। थोड़ा सांस तो ले ले, फिर ट्राई करते हैं। अदन लंबी लंबी सांस लेता हुआ बोला। 2:30 तो बज गए यार, 1 घंटा रह गया है असर की अजान में। फैसल टाइम देखते हुए बोला। चलो फिर ट्राई करते हैं। अदन लंबी सांस खींचते हुए उठ खड़ा हुआ। अगले पौने घंटे में पत्थर इतना सिरका कि उनमें से एक बंदा ही बामुश्किल निकल पाता। एक ही करके वो तीनों बाहर निकले तो हर तरफ गहरा सन्नाटा था। वो तीनों आगे बढ़कर बचते गारों की तलाशी लेने लगे। तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगी। उन तीनों ने मजबूती से एक दूसरे के हाथ थामे। आंधी जोरों की आई थी। आसपास का सारा कचरा इकट्ठा होकर किसी इंसान की शक्ल इख्तियार करने लगा। जब आंधी छटी तो उन्होंने देखा सामने डाइन खड़ी थी, जोर जोर से कहकहे लगा रही थी। तभी उसकी आंखों से तेज रोशनी निकली और पहाड़ के ऊपर पड़े बड़े से पत्थर पर जा गिरी। पत्थर के ऐन नीचे वो तीनों खड़े थे। पत्थर लटखड़ाता हुआ तेजी से नीचे की तरफ आया। अदन ने फैसल और इज्जत को धक्का देकर खुद भी दूसरी तरफ छलांग लगा दी। पत्थर उन तीनों के गिरने की बजाय गार के बंद दहाने पर पड़े बड़े से पत्थर पर जा गिरा। गार के दहाने पर पड़े पत्थर हटा और गार का दहाना खुल गया। सामने ही 2 लाशें पड़ी थी, बल्कि अजीबोगरीब 2 ढांचे थे जिन्हें देखते ही अदन में कपकपी तारी हो जाती। अदन, लाशें मिल गई, तू एक काम कर, इस टाइम को संभाल, में गाड़ी से केरोसिन निकाल कर लाता हूँ। फैसल चिल्लाकर भागा और गाड़ी से केरोसिन निकालने लगा। इज्जत आसपास से जाड़ियां गट्ठी करने लगी। वो चुड़ैल उड़ती हुई उस गार के दहाने पर जा खड़ी हुई और कुछ पड़कर जमीन की तरफ फूंका तो बड़े बड़े सांप और बिच्छू रेंगते हुए आने लगे। वो तीनों डरकर भाग पीछे हटे और अपने अपने तावीज गले से उतार कर हाथों में थाम लिए।
जैसे ही कोई सांप या बिच्छू सामने आता, तावीज के साथ टच होते ही उन्हें आग लग जाती। डायन अपना वार खाली देकर गराई और फिजा में हाथ बुलंद किया। हाथ बुलंद करते ही उसके हाथ में एक लंबा सा नुकीला सरियनुमा लोहा आया। पूरी ताकत से साथ सामने खड़े अदन की तरफ फेंका। फैसल ने देखा अदन अपने ध्यान में करीब आते बिच्छू को खुद से छुड़वा रहा था। वो तेजी से आगे आया, अदन को धक्का देकर पीछे की तरफ हटाया। लोहा अदन की बजाय उसके सीने को चीरता हुआ दूसरी जानिब निकल गया। फैसल, अदन और इज्जत मिलकर चीखे थे। अदन एक ही जब में फैसल के पास था। गिरते हुए फैसल का सर अपने शाने से लगाया। फैसल, तुझे कुछ नहीं होगा, देखो हिम्मत मत हारो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। चल हिम्मत कर, गाड़ी में बैठ, इस चुड़ैल को फिर देख लेंगे। अदन, मुझे छोड़, इज्जत को संभाल। फैसल ने पीछे की तरफ इशारा किया और अदन पीछे की तरफ मुड़कर देखने लगा। वो चुड़ैल अब इज्जत को घसीटते हुए झाड़ियों में ले जा रही थी और इज्जत जोर जोर से चिल्लाकर उससे मदद को बुला रही थी। जा अदन, प्लीज जा, इज्जत को बचा, मैं तेरी तरह बहादुर नहीं। फैसल अपनी परवाह किए बगैर बोला। अदन उसका सर जमीन पर रखकर तेजी से उठा और करीब पड़ी फैसल की लाई हुई केरोसिन लेकर गार की तरफ भागा। गार में पड़े ढांचों पर ढक्कन खोलकर अच्छी तरह डालकर जेब से माचिस निकाली। तीली निकालकर जैसे ही आग लगाने लगा, तभी गार के दहाने पर उस चुड़ैल का चेहरा नमूदार हुआ। अदन ने हाथ में पकड़ी तावीज को सामने करके उस चुड़ैल को गार में दाखिल होने से रोका और दूसरे हाथ से आग लगाकर ढांचों में फेंक दी। पूरी गार चीहों से गूंज उठी, जैसे बहुत सी चुड़ैलें मिलकर बैन कर रही हों। ढांचे जलकर राख हुए और एक बार फिर आंधी तूफान आया और सारी राख उठाकर ले गया। अब वहां कुछ भी न था, ना ही चुड़ैल और ना ही उसका उलूसन। अदन को इज्जत का ख्याल आया तो वो झाड़ियों की तरफ भागा। करीब ही झाड़ी में बेहोश पड़ी इज्जत मिली। थोड़ी सी कोशिश के बाद उसे होश आया। अदन, फैसल कहाँ है? वो खौफजदा हुई। हाँ वो ठीक है, वो बोला। और उसे लिए जब फैसल के पास आया तो फैसल अपनी जिंदगी की सांसें पूरी कर चुका था। आज उनके बिछड़े हुए इन तीनों दोस्तों की 8वीं बरसी थी और इज्जत से शादी होते हुए 6 माह हो चुके थे। वो और इज्जत मिलकर हर साल उनकी बरसी एक ही दिन मनाते। हालांकि इन तीनों की डेथ 1-2 दिन की गैप से हुई थी। वो दूर बहुत मुश्किल दौर था। एक एडवेंचर के तौर पर वो स्काउ गए थे, मगर कोई नहीं जानता था कि जब वो जाएंगे तो 5 और जब वापस आएंगे तो 2 रह जाएंगे। आज भी वो दिन, वो मंजिल याद करके उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बहुत सी यादें सीना चीरती हुई अंदर आ पहुंचती हैं। और फिर वो दोनों कई माँ खुद को संभाल नहीं पाते।